जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है और हमें निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। कष्ट आते हैं, आने दो। बाधाएं आती हैं, आती रहे। हमें लड़ना है और उससे हमें जीतना है। ये हमारे जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। तो आज का विचार आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और आगे बढ़ते हैं, अब टॉपिक पर आ जाते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है उसके बारे में बात करूँगा। और एक छोटी सी बात, सिर्फ इतना कहना है, बाधाएं आती हैं आए, घृणय प्रलय की घोर घटाएं। बाधाएं आती रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक लाइन था कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। आगे तो बढ़ना होगा भाई, किसी भी तरह बाधाएं आती रहने दो। लाइफ का जो एक सिद्धांत है, आने दो, तकलीफों को आने दो, कहो वेलकम। आगे बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में बच्चों। जैसा कि मैंने बताया था, आर्टिकल आपने जाना होगा। इससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ा दिया था मैंने। आज बात करना है मुझे डेफिनिट आर्टिकल पर। तो शुरू करते हैं आज के सफ़र को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो सफ़र हमारा प्रारंभ होता है, इसमें सिर्फ आपको पढ़ना है दा के बारे में। अब दा का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, यही मुझे आपको बताना है। तो यूँ समझो, महासागरों के नाम के पहले, यानी आप इसका इंग्लिश भी मेंशन करते चलिए साथ में, ओशियन। और महाद्वीपों के नाम के पहले, महाद्वीपों के नाम के पहले यानी कॉन्टिनेंट्स की बात कर ले, हमारा जो कॉन्टिनेंट्स होता है उसके बारे में। अब इसी क्रम में नदियों के नाम के पहले, यानी नदियों के नाम के पहले, यानी अंग्रेजी में आप इसको कहते हैं रिवर्स। अब नदियों के नाम के पहले आपको दा लगाना है। कैनल्स, कैनल्स होते हैं आपके नहर। नहरों के नाम के पहले आपको दा का प्रयोग कर देना है। डायरेक्शन, डायरेक्शंस के नाम के पहले, इवन यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं। दिशाओं के नाम के पहले, दिशाओं के नाम के पहले आपको दा का प्रयोग कर देना है। अब किस केस में नहीं करना है, ये हमेशा याद रखिए। तभी करना जब यहाँ पर प्रीपोजिशन दिया हो आगे, यानी प्रीपोजिशन हो, तभी आपको दा का प्रयोग करना है। अगर प्रीपोजिशन नहीं दिया है तो आप दा का प्रयोग मत करिएगा। अब आगे चलिए इसी क्रम में। डायरेक्शन के बाद आपका आ जाएगा न्यूज़पेपर, यानी न्यूज़पेपर आप जानते हैं, समाचार पत्रों के नाम। समाचार पत्रों के नाम के पहले आपको दा का प्रयोग करना है। अब इसी क्रम में जो हमारा हिस्टोरिकल हमारी बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स यानी हिस्टोरिकल, जैसे कि द ताज, द रेड फोर्ट, ऐतिहासिक इमारत, ऐसा समझिएगा, हिंदी में समझ लो कि ऐतिहासिक इमारतों के नाम के पहले आपको दा का प्रयोग कर देना है। ऐतिहासिक इमारतों के नाम के पहले दा का प्रयोग करना है। अब इसी क्रम में जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं, जैसे कि द छपरा एक्सप्रेस, यानी छपरा एक्सप्रेस। अब भैया फिल्म तो याद होगी सबको, हाँ मैं आगे डिस्कस करता हूँ। फिल्म तो याद होगा सबको, छपरा एक्सप्रेस। तो ये भी थोड़ा सा यहाँ भी पढ़ लीजिए। फिल्म तो आप सबने देखा होगा, छपरा एक्सप्रेस। कुछ लड़के ये मूवीज़ वगैरह गांव में डेली डिस्कस करते हुए भी देखा। इवन मैं जब क्लास ले रहा था ऑफलाइन मोड पे, तो क्या हुआ कि कुछ बच्चे बोले सर जी हाँ छपरा एक्सप्रेस जानते हैं, कुछ ने सफ़र भी किया इसमें। तो ये बिहार की भाई स्पेशल ट्रेन है छपरा एक्सप्रेस, उसी की कुछ स्टोरीज आपने देखी होंगी। लीव दिस टॉपिक, तो मैं मूवी की बात नहीं करूंगा। एंड रियल लाइफ जीना है हमें, रियल लाइफ नहीं जीना है। रील्स तो फॉर अ मोमेंट होते हैं ना, 15 सेकंड 20 सेकंड का एक रील्स होता है, बट रियल लाइफ तो आपके 24 घंटे का होता है। सुबह हुई तो रियल लाइफ में हो, रील्स लाइफ कभी न मत जीना। आप सभी बच्चे ध्यान दें। आगे बढ़ता हूँ मैं। तो अब समाचार पत्रों के नाम हो गए। ट्रेन और वायुयान की बात कर लें, यानी प्लेन्स आपके, यानी जो प्लेन होते हैं उसकी बात कर लें, इनके नाम के पहले। या शिप्स जो होते हैं हमारे, जो जहाज होते हैं, जहाज के नाम के पहले आपको दा का प्रयोग करना होता है। चलिए अब दा की ताकत क्या है, दा का प्रयोग करने से अर्थ में परिवर्तन क्या आता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, समझिएगा। जैसे कि कहीं एक वाक्य आप मिले, पढ़िएगा कभी, द बॉय सा लाइट, द बॉय सा लाइट। और एक एग्जाम्पल इस तरह भी अगर मिल जाता है, द बॉय सा द लाइट। अब समझिएगा, यहाँ पर दा का प्रयोग है, यहाँ पर नहीं है,
तो अब इसका अर्थ तो कुछ और हो जाएगा, यानी यहाँ अर्थ है द बॉय मिस होगा लड़का या लड़के, तो लड़के ने प्रकाश देखा, यहाँ पे कोई उजाले की बात की गई है, उसको देखा, तो यहाँ दा न लगने से अर्थ ये है कि लड़के ने प्रकाश देखा। यहाँ दा का प्रयोग अगर हम कर दे रहे हैं तो दूसरा अर्थ हो जाएगा लड़के ने जन्म लिया, लड़के ने जन्म लिया। तो अब ऐसे समझिए कि हमें यूज करना था, ये दा के प्रयोग हो जाने से इसका अर्थ बदल गया, लड़के ने जन्म लिया। अब चलो आगे बढ़ते हैं, बीच में कुछ और बातें भी कर लेते हैं, टॉपिक के बारे में तो चल ही रहा है भाई। अब और बातें सिर्फ ये समझो कि हमें अपने काम के प्रति समर्पित होना होगा बच्चों। एग्जाम करीब आ रहे हैं डे बाय डे। अब एक चीज़ हमें हमेशा याद रखिए, ये D4 इट मीन्स क्या होता है, वक्त दीजिए बताते हैं। चलिए, तो D फॉर डिज़ायर हो जाएगा आपका, और पहले D का डिज़ायर कर लो, D फॉर डेडिकेशन हो जाएगा, D फॉर डिसिप्लिन हो जाएगा, और D फॉर आपका डायरेक्शन हो जाएगा। तो आप समझिए कि आपकी लाइफ में किन किन चीज़ों का इंपॉर्टेंस होता है। आप समझो कि आपके अंदर डिज़ायर होनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू फाइट योर लाइफ, आप चैलेंज करना चाहते हो अपने जीवन से ही, तो आपको डिज़ायर पैदा करनी होगी। भाई मेरी डिज़ायर है, मैं पढ़ा रहा हूँ, इस पढ़ाई के पीछे आपको पढ़ाने के प्रति मैं अगर समर्पित नहीं रहूँगा तो फिर कुछ होने वाला नहीं। एंड मुझे खुद डिसिप्लिन होना होगा। तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी चीज़, सिस्टम का या किसी भी देश के लिए अनुशासन इंपॉर्टेंट होता है। अब अनुशासन का प्रारंभ स्वयं से होता है। अनुशासन का अर्थ ही होता है खुद का शासन, अपने आप को शासित रखना, खुद अनुशासन में जीना। तो आगे बात करते हैं, चलिए। तो डिसिप्लिन इवन जो आपका चौथा आएगा वो आएगा डायरेक्शन। डायरेक्शन आपके गुरु, माता पिता, शुभचिंतक आपको दे सकते हैं, आप डायरेक्शन उनसे लीजिए। डायरेक्शन आपको मिलता रहेगा तो आप आगे बढ़ते जाओगे। अब चलते हैं कुछ प्रयोग। अभी जैसा कि मैंने महासागर के बारे में बताया, तो एक आध एग्जाम्पल भी देता हूं मैं। तो द इंडियन ओशियन, इसकी बात कर लें तो आप सभी जानते हो हिंद महासागर। इसी क्रम में द एशिया, यानी आपका हो गया महाद्वीप का नाम। द गंगा, ये हो गई आपकी नदी का नाम। ये क्या है, अगर गंगा है, दा नहीं लगा तो दा आपको यूज करना है ना। द इंदिरा कैनल, यानी ये इंदिरा कैनल का इट मीन्स यहाँ पर इंदिरा गांधी कैनल होना चाहिए, तो इंदिरा गांधी कैनल कर लेना। इंदिरा गांधी यानी इंदिरा गांधी नहर, ये हमारे भारत की नहर है। मैं प्रमुख नहरों, नदियों या प्रमुख सागरों की बात कर रहा हूँ, आप समझिएगा। अब आ जाओ माउंटेन्स के बारे में, यानी जैसा कि मैंने मेंशन किया, पर्वतों का नाम यहाँ पर नहीं मेंशन हुआ, तो याद रखिएगा पर्वतों के नाम के पहले भी आपको दा का प्रयोग करना है। यदि वो स्पेशल कोई पीक है, यानी वो पर्वत शिखर है, तो आपको नहीं करना है। जैसे माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट आबू, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। तो माउंट आबू हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, इसके पहले आपको दा का प्रयोग नहीं करना है। यदि नहीं जानते हो तो SST जरूर पढ़िए, सोशल साइंस जरूर पढ़िए। और बच्चों चैनल एक बार सब्सक्राइब कर लो, आप कंटिन्यू बने रहो। आपको अच्छी जानकारी की कोशिश करूंगा मैं कि देता रहूं, और आपके लिए बेहतर कोशिश है मेरी कि आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने का काम मेरा है। बस आपका साथ ये रहे, बना रहे मेरे साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में, यानी जो भी आपके साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनसे भी एक बार कंसल्ट करो मेरे चैनल के बारे में, मेरे वीडियोस दिखाओ। एंड हो सकता है उनको चीज़ें पसंद आए तो वो भी हमारे साथ जुड़ सकता है। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो पर्वतों का नाम, जैसे कि आपका हिमालयाज होता है, तो हिमालयाज कहीं अकेला नहीं रहता, इसके साथ बहुत सारे पर्वत शिखर हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका द हिमालयाज हो जाएगा, द हिमालयाज। आगे बढ़ता हूँ। अभी मैंने बता दिया माउंट आबू, माउंट एवरेस्ट, इनके नाम के पहले आपको द नहीं लगाना है। द कंचनजंगा नहीं कह देना, कंचनजंगा होता है खाली। तो अब चलो थोड़ा स्पेस बनाते हैं। एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ। अगर आ गया कहीं स्वेज, अब स्वेज है और कैनल है, तो आपको पता तुरंत हो जाएगा ना, नहर। अब खाली स्वेज दे दिया, अब आपको पता नहीं स्वेज क्या है। स्वेज नहर दुनिया की प्रसिद्ध नहरों में से एक है। आप इसके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, पढ़ा भी होगा इससे पहले सोशल साइंस में। तो स्वेज कैनल अगर ये आता है तो आप क्या लिखिए, स्वेज। अब हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, मैं उस पर बात करने वाला हूं, तो थोड़ा स्पेस बनाता हूं। चलिए, जो हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, एंड द ताज इज वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। 7 अजूबों में से एक ताजमहल आपका है। तो उसके बारे में बात करें तो आप क्या कहते हो, द ताज। कुछ लोग तो विजिट भी किए होंगे आप लोगों में से, तो जो भाई विजिट कर चुका है वो तो इसके बारे में बहुत कुछ अच्छा जानता होगा।
बहुत पहले बहुत सारे लोग पढ़ भी चुके हैं। इसके हिस्ट्री की बात करें तो बहुत सारे लोग पढ़ चुके होंगे, किसी दिन डिस्कस करेंगे बट अभी नहीं। तो आगे रेड फोर्ट, रेड फोर्ट, तो द रेड फोर्ट हो जाएगा इसी का क्रम में, है ना। तो जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, ऐतिहासिक बिल्डिंगों के नाम, कोई भी बिल्डिंग हो इतिहास से जुड़े हुए हैं अगर, तो उनके पहले आपको क्या करना है, दा का प्रयोग कर देना है। अब चलते हैं थोड़ा एक कदम आगे। तो बच्चों देखो, सीधी बात मैंने कही कि एक छोटी सी कहानी याद आ गई, बता दे रहा हूं मैं। एक बार क्या हुआ कि एक बड़ा मालिक था, बड़ा सेठ था, उसने कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया, घर बनवाया, जो भी बनवा रहा था। उसने कहा जो मजदूर आना चाहता है वो आ जाए। अब दुनिया के सारे मजदूर जो थे, आसपास जो शहर के मजदूर थे, उसने पूरे वर्ल्ड वाइड ये कह दिया कि कहीं से भी कोई मजदूर आना चाहे आ सकता है, मेरे यहाँ मजदूरी कर सकता है। अब सब दौड़ पड़े, चलो भाई बड़ा सेठ है, पैसा भी मिलेगा, मजदूरी कर लेंगे। अब क्या हुआ कि कोई 9 बजे आया, कोई 12 बजे आया, कोई 3 बजे आया, कोई 4 बजे आया। इस तरह लेट लतीफ सब पहुंचते गए, सब काम में भिड़ गए। अब काम जब शाम को काम बंद हुआ तो मालिक ने क्या किया, सबको बराबर पैसे दे दिए। अब इसमें कुछ लोग विरोध करने लगे कि ये तो गलत बात है, बराबर पैसा कैसे दे दिया। तो उसने कहा कि सीधी बात समझो कि मेरे पास अधिक है तो मैं आपको अधिक दे रहा हूं। तो कहा जितना दिया है क्या उतना कम है। सबने जब विरोध किया तो लोग कहा कि जितना आपको मिला है क्या उतना कम है। तो सब संतुष्ट हो गए और वहां से चले गए। इस कहानी का संबंध क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, समझिएगा। वी आर लाइक जस्ट एज अ लेबर, हम ईश्वर के लेबर हैं। हम सभी देर सवेर कभी भी अगर उसके पास पहुंच जाते हैं तो हमें देगा ही देगा। अब वो जितना दे हमें संतुष्टि रखनी होगी एंड हमें लगातार मेहनत तो करना ही होगा कि कितना हम प्राप्त कर पाते हैं बच्चों। तो चलिए आगे ध्यान देंगे। द हिमालयाज आपका हो गया, हिमालय पर्वत की बात थी। अब इसी क्रम में द ताज, द रेड फोर्ट। हिस्टोरिकल इवेंट की बात करें, जो हमारा हिस्टोरिकल इवेंट है, यानी इवेंट मतलब होते हैं घटनाएं, इतिहास में जो घटनाएं हुई उससे पहले द का आप प्रयोग करते हो। जैसे द बैटल ऑफ प्लासी, आपने नाम सुना होगा। अगर ये प्लासी का युद्ध नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। इतिहास में एक निर्णायक युद्ध था जिसने पूरी सिस्टम बदल कर रख दी, पूरे भारतीय इतिहास का नक्शा बदल दिया था। प्लासी और बक्सर, दो ऐसे लड़ाइयाँ हुई थी। इतिहास जरूर पढ़िए एक बार, जो हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, इवन मैं भी ऑलरेडी हूँ आपके साथ, तो हम सभी को जरूरी ये है कि हम ये चीज़ें जरूर समझें। आइए बच्चों, तो आप क्या लिखोगे, आप कोई भी ले लो, द बैटल ऑफ पानीपत ले लीजिए, यानी पानीपत। अब आप समझ गए होंगे ना मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, हिस्टोरिकल इवेंट पे बात कर रहा हूँ, है ना। अब कोई साम्राज्य का डेस्टिनी आ जाए, कोई वंश है, कोई वंश, जैसे द मुगल डेस्टिनी, मुगल वंश, या दी इवन आप कोई ले लो द खिलजी डेस्टिनी, तो खिलजी वंश, जो भी इतिहास में जितने भी वंशज हुए, तो वहाँ पे डेस्टिनी वंशज की बात की गई है, तो उनसे पहले आपको दा का प्रयोग कर देना है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, यहाँ तक आप लिख लीजिए। आप जरूर नोट्स प्रिपेयरिंग करते रहो, तभी आपका बेहतर होगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी। यानी हमेशा याद रखो, घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू। यू हैव टू शो योर टैलेंट। मेहनत करनी होगी बच्चों, ईमानदारी से, पूरी दिलो दिमाग से आपको समर्पण रखना होगा। बहुत सारी बातें हैं जीवन में जो बार बार हमें पीछे धकेलती हैं, उन बातों से थोड़ा आगे निकल गए तो समझो जीवन में निकल गए। अब आगे तो हाँ, मैं स्पेस बना लेता हूँ। हिस्टोरिकल इवेंट आप समझ गए होंगे, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम के पहले आपका दा का प्रयोग होता है। अब समाचार पत्रों के नाम के पहले आप समाचार पत्रों का नाम तो जानते होंगे, दैनिक जागरण, अमर उजाला, द टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना। तो हिंदी में तो अमर उजाला, इंग्लिश में मेंशन किया गया द अमर उजाला, है ना। द टाइम्स ऑफ इंडिया, दी दैनिक जागरण, इस तरह मतलब द दैनिक जागरण। ऐसे टॉपिक को आप बार बार पढ़ते रहो, समझ जाओगे आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों आज के टॉपिक में आगे। अब जो मुख्य तौर पे इसका यूज कहाँ नहीं करना है आपको, पहले अब आप कुछ चीज़ों के साथ जान लो। प्रॉपर के साथ आपको नहीं करना है, यानी प्रॉपर नाउन अगर आ गया तो नहीं करना है। मटेरियल अगर नाउन आ गया तो आपको नहीं करना है। अब्स्ट्रैक्ट आ गया तो नहीं करना है, अब्स्ट्रैक्ट आ गया तो नहीं करना है, यानी इनके साथ आप इसका प्रयोग नहीं करना है, दा का प्रयोग मत करिएगा। चलिए, ऐसे कई जगह पे हैं जहां पे आपको दा का प्रयोग नहीं करना है, मगर इस टॉपिक में अभी आगे क्या बता रहा हूं मैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि मैंने लिखा इंग्लिश, यानी इंग्लिश। अब इंग्लिश एक लैंग्वेज है, अगर इसके पहले दा लगा दिया जाएगा तो ये हो जाएंगे अंग्रेज।
तो अंग्रेजी को अंग्रेज बनाना बहुत आसान है। वैसे अंग्रेज तो हमें अंग्रेजी देके गए, लेकिन क्या करोगे, अंग्रेजी को अंग्रेज बनाना बहुत आसान है। सिंपल सा फंडा, कुछ मत करो, दा लगा दो उसके पहले, वो हो जाएंगे अंग्रेज लोग, यानी अंग्रेज। ठीक है, तो ये एक पावर है दा का, कितना यूज है, कितना पावरफुल है। जैसे मैंने अभी बताया, द बॉय सा द लाइट, लड़के ने जन्म लिया, द बॉय सा लाइट, लड़के ने कोई उजाला देखा। तो अब आगे बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल पे। जैसे एग्जाम में हम मान लीजिए पेपर में आ गया द वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। क्या गया, द वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। नजाकत, समझ रहे हैं, नजाकत, गुड़ को कहते हैं नजाकत दूसरी भाषा में। आप समझो कि हमारी जो क्वालिटीज है, यानी ये एक, अब क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो दा नहीं लगेगा, आपको अभी जस्ट मैंने बताया, तो यहाँ पे दा का प्रयोग नहीं करना है। वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड, ज़्यादा एग्जाम में इस बार 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 पूछा जा रहा पेपर में, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इस तरह पेपर में लिखा रहता है, आपको सही करना होता है। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहां पर वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो नहीं करोगे। इसी क्रम में जैसे कि मान लीजिए आ गया द आयरन, यानी द आयरन इज एन यूजफुल मेटल। अब इस तरह सेंटेंस लिखा रहेगा, आपको इसको करेक्ट करना है। आपको क्या करना है, इसको सही तरीके से करना है। तो यहां पे क्या करोगे, आयरन तो भाई है, तो आयरन क्या है, यह एक मटेरियल नाउन है। आयरन क्या है, यह एक मटेरियल नाउन है। और यहाँ पर आपको जैसा कि मालूम है कि मटेरियल नाउन के पहले हमें द का प्रयोग करना ही नहीं है, तो आप यहाँ पर प्रयोग मत करिए। और यूजफुल, जैसा मैंने पहले पढ़ाया था कि यू का जो हिंदी उच्चारण है या अक्षर से मिलता है, तो ये हो गए भाई व्यंजन, तो यहाँ पर ए लगेगा, एन नहीं लगेगा, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं, आप कंटिन्यू देखना चाहते हैं। जैसे अभी एक और आ गया टॉपिक, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है, लेकिन सुपरलेटिव के पहले जहाँ पर एडजेक्टिव होते हैं ना, एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होना अनिवार्य होता है। लेकिन जब सुपरलेटिव डिग्री होते हैं तो क्या होता है कि उसके पहले बेस्ट या इवन जो भी आप यूज करते हो वो होता है। अब एडजेक्टिव के बारे में यदि नहीं जानते तो इसके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको कंटिन्यू मेरे यूट्यूब चैनल पर वॉच करना होगा। अगला टॉपिक हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच पे में भी हो सकता आ जाए। तो अभी ये आर्टिकल चल रहा है, हमारा आर्टिकल कंटिन्यू चलता रहेगा। आर्टिकल समझने के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में सिर्फ मैं इतना ही आज के लिए रखूंगा आपके लिए। आप बहुत सारे टॉपिक इसमें पेंडिंग जो भी हैं मैं डिस्कस करता हूँ अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और उससे पहले जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपको जुड़ना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा, ईमानदारी से मेहनत करनी होगी और एग्ज़ाम जितने करीब आए आप लगे रहिए, उठिए जागिए। और धार्मिक पुस्तकों में एक लास्ट में एक बहुत रोचक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जाते जाते एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता दे रहा हूँ आपको, आप सभी बच्चे ध्यान दें। आपने नाम सुना होगा जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का नाम जानते हैं? जो नहीं जानते हैं उनको फॉर इंफॉर्मेशन में बता दे रहा हूं। जॉन मिल्टन कौन थे? ये एक बहुत बड़े पोएट थे। जॉन मिल्टन 44 साल की उम्र में ये अंधे हो गए थे। ईश्वर ने इनकी पूरी आंखें, जो आंख थी ना, चली गई। ये कुछ दुनिया को देख नहीं पा रहा था बंदा। अब सोचो, टैलेंट तो ईश्वर ने दिया, तो इन्होंने एक छोटी सी बात बताई थी। एक बार ऐसा हुआ कि ईसा मसीह का नाम आप लोग जानते होंगे, ईसाई धर्म में लोग पूछते हैं। तो ईसा मसीह एक बार अपने 2 शिष्यों को टैलेंट दे के गए थे और कहा था कि बेटा मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूं और लौट कर जब आऊंगा तो इस टैलेंट को तुम मुझे वापस करना, सूद समेत वापस करना। अब वो दोनों विद्यार्थी ये सोचने लगे कि अब करूं क्या। गुरुजी ने टैलेंट दिया तो एक ने जमीन में गाड़ दिया, उस टैलेंट को जमीन में छुपा कर रख दिया। दूसरे ने उसी टैलेंट का इस्तेमाल करके उसको दुगना कर दिया। तो कुछ दिनों के बाद जब ईसा मसीह लौट कर आए और पूछा कि मेरा टैलेंट कहाँ है, जो टैलेंट तुमको मैं दे के गया था वापस करो। तो एक शिष्य ने कहा, गुरुजी जो आपने दिया था उसको तो मैं आपको लौटा रहा हूँ, इवन मेरे पास तो एक एक्स्ट्रा हो गया, तो वो टैलेंट मैं अपने पास रखता हूँ। एक शिष्य से पूछा गया कि तुमने क्या किया टैलेंट, तो उसने जवाब दिया कि गुरुजी बहुत अच्छे से उसे हमने सजोक के रखा है। सजोक समझ रहे हो गाँव की भाषा में, उसको बहुत ज़्यादा सहेज के प्यार से रखा है, तो वो टैलेंट जरा आप ले लीजिए। तो उसने टैलेंट का क्या किया? कोई इस्तेमाल नहीं किया। तो यू हैव टू यूज योर टैलेंट। आपको टैलेंट का इस्तेमाल करना होगा, हमें अपने टैलेंट का इस्तेमाल करना होगा। आगे बात करता हूं। तो ये जॉन मिल्टन जो थे 44 साल की उम्र में अंधे हो गए। इन्होंने एक बहुत बड़ी किताब लिख दी थी जो ग्रंथ एपिक के नाम से हो गई। सोचो, उसका लिखा था पैराडाइज लॉस्ट।
पैराडाइज लॉस्ट जो है ये एक पुस्तक थी उनकी, तो इसके पहले दा का प्रयोग करना अनिवार्य है। द पैराडाइज लॉस्ट ये स्पिरिचुअल बुक है, अध्यात्म से जुड़ी पुस्तक है, रिलीजियस फैक्टरों पर डिस्कस है। इवन हमारे जो धार्मिक पुस्तक है उनके नाम के पहले दा का प्रयोग करना है। तो जॉन मिल्टन, और खास बात जान लो, ये पुस्तक लिखने के लिए वो उठते कब थे, यानी वो उठते थे सुबह 4 बजे, यानी 4 AM पर वो जागते थे, तब वो पैराडाइज लॉस्ट लिखते थे। वो लिखते नहीं थे बल्कि इस पुस्तक की रचना उनकी पुत्रियां करती थी। अब सोचिए 44 साल की उम्र में अंधे हो गए, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने क्या कहा, कोई दिक्कत नहीं, ईश्वर ने मेरी आंख तो छीन ली मगर मेरा टैलेंट नहीं छीना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ों के लिए मैं आपको जोड़ता हूं बच्चों, बहुत तेज़ी से जुड़ते जाओ, चैनल को आप शेयर करते जाओ, सब्सक्राइब करते रहो, और ईश्वर ने चाहा तो आपके साथ बहुत अच्छा मेरा सफ़र रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।